संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, पहले तो नवा बरस के आप सब संगवारी मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई। उम्मीद करत हन इस साल जो पिछले साल गुजरिस वैसे मत गुजरे, आप सब अपन अपन सफलता ला प्राप्त करा, यही कामना के साथ आज के समाचार ला शुरू करत हूँ। लेकिन एक ठी अनाउंसमेंट घलो है आप मन बर। संगवारी हो, जनवरी के समाचार शुरू होते। जनवरी 1 ले लेकर जनवरी 31 तक के जितना समाचार होही, एक हैंड रिटन नोट्स भी आप ला महीना के अंतिम दिन उपलब्ध हो जाही। आप चाहिए तो ओला ऑर्डर कर सकत ह मोर करा ले, रिटर्न फॉर्मेट में अगर लेना है तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी पर भी आप मोर करा संपर्क कर सकत ह। आप मन ला महीना के अंत में अब हैंड रिटन नोट्स श्रृंखला प्राप्त हुई। एमे आप ला छत्तीसगढ़ के समाचार जो कोई मैगजीन में अउ ना मिल सके वो सब भी एक साथ मौजूद रही। आप ला कोई अउ अतिरिक्त पत्र पत्रिका कुछ पढ़े के जरूरत नहीं पड़े। जितना समाचार में एक वीडियो में बताहा ओकर अतिरिक्त भी बहुत सारा ऐसा जानकारी होते जो आप ला जानना चाहिए, वो सब में समावेश होही। तो अगर आप ला चाहिए होही तो आप महीना के अंतिम दिन मोर कर संपर्क करके ओला प्राप्त कर सकिया। तब अनाउंसमेंट हो गए तो मैं समाचार ला शुरू करत हूँ हिंदी में आकर के। पहला न्यूज, कोरबा ताप विद्युत संयंत्र। कोरबा ताप विद्युत संयंत्र जो छत्तीसगढ़ की पहचान हुआ करता था, 31 दिसंबर को इसे फाइनली बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया, इस पर भी चर्चा करते हैं। बंद किए जाने का कारण था पर्यावरण का प्रदूषण। लगातार पर्यावरण प्रदूषण को लेकर शिकायतें मिल रही थी और फिर एक संस्था जो कि प्रदूषण नियामक के रूप में काम करती है, जिसका नाम NGT है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल या फिर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, उसने इस संस्था को बंद करने का आदेश दिया। ऐसा नहीं है कि एक साथ एक झटके में यह संस्था बंद हो गई, बल्कि कोरबा ताप विद्युत संयंत्र के पहले 50-50 मेगावाट की 4 यूनिट को बंद किया गया और उसके बाद फाइनली 31 दिसंबर को 120 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले 2 यूनिट को और बंद कर दिया गया। तो इस तरह से कोरबा ताप विद्युत संयंत्र जो कि 1976 में स्थापित हुआ था, 1976 में, जब हम मध्य प्रदेश का हिस्सा थे तब, और उसे अब फाइनली बंद कर दिया गया। ध्यान ये रखेंगे कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोरबा में विद्युत उत्पादन होगा ही नहीं। अभी भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वाला जो परिसर है वो कार्यरत ही रहेगा, लेकिन कोरबा ताप विद्युत संयंत्र जो पहचान थी वो बंद होना इस साल की पहली घटना के रूप में आप दर्ज करेंगे। दूसरा समाचार, ये 2 माइन एरिया है, उन पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। एक है ढुल्की माइंस और एक है कलवर नागुर माइंस। पहले बात करते हैं ढुल्की माइंस। ये राजनांदगांव जिले में स्थित है। वैसे इसका लोकेशन राजनांदगांव और बालोद के सीमा पर स्थित है। लगभग 60% शुद्धता वाला आयरन अयस्क यहां से प्राप्त हो सकेगा। और दूसरा है कलवर नागुर माइंस, कांकेर में स्थित है। 64% शुद्धता वाला लौह अयस्क यहां से प्राप्त हो सकेगा। दोनों जगह भिलाई स्टील प्लांट उत्खनन कराएगी और अपने लिए लौह अयस्क की आपूर्ति देखेगी। इसके साथ साथ ये दोनों क्षेत्र इस साल में सक्रिय होंगे और इन दोनों क्षेत्रों से जो भिलाई स्टील प्लांट पहले दल्ली राजरा पर निर्भर हुआ करता था, फिर रवा घाट माइन पर, तो अब वो निर्भरता थोड़ी कम होती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ की झांकी की। आप सब जानते हैं कि गणतंत्र दिवस पर परेड आयोजित होती है और अलग अलग राज्य अपनी झांकी प्रस्तुत करते हैं। हर साल हर राज्य को झांकी दिखाने का मौका मिले ऐसा नहीं होता, लेकिन छत्तीसगढ़ पिछले बार भी उपस्थिति दर्ज कराया था। इस साल भी छत्तीसगढ़ की झांकी गणतंत्र दिवस परेड में मौजूद रहेगी। खास बात यह होगी कि इस साल छत्तीसगढ़ की झांकी में छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस झांकी में उत्तर छत्तीसगढ़ सरगुजा से लेकर दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर के वाद्य यंत्रों को उस झांकी में दिखाया जाएगा, जिसमें कुछ फेमस वाद्य यंत्र होंगे, जैसे बस्तर का धनकुल वाद्य यंत्र, जिसे पूजा वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। जब धनकुल वाद्य यंत्र महिलाएं बजाती हैं तो मेनली देवी की उपासना के लिए उसे बजाया जाता है। इसी तरह मुंडा बाजा, मुंडा बाजा जो कि दंतेश्वरी माता की पूजा का एक रूप माना जाता है और इस बाजे के बिना दंतेश्वरी माता की पूजा अधूरी मानी जाती है, उसका प्रदर्शन भी किया जाएगा। साथ ही साथ चिकारा, मांदर जैसे वाद्य यंत्र, सरगुजा का घसिया ढोल, ये सभी प्रस्तुतिकरण होंगे गणतंत्र दिवस की झांकी पर। इसके अलावा भी कुछ वाद्य यंत्र हैं, अगर आप नाम नहीं जानते तो यहां से नाम आपको पता चल जाएंगे, जैसे अलगोजा, खंजेरी, बांस बाजा, तुड़बुड़ी, लोहाटी, टमरिया, ये सारे वो वाद्य यंत्र होंगे जिनको प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा। तो जब 26 जनवरी को आप
वो शो देखें टीवी पर तो अपने छत्तीसगढ़ की झांकी देखना मत भूलिएगा। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर। प्रदेश का पहला फिश एक्वेरियम, प्रदेश का पहला अपने किस्म का फिश एक्वेरियम ये बन गया है झुमका परियोजना वाले हिस्से पर, यानी जिला कोरिया। ये 53 लाख की लागत से 53 लाख की लागत से तैयार हुआ है और झुमका सिंचाई परियोजना वाले परिसर में ही से बनाया गया है। इसकी आकृति भी मछली नुमाई है और बेहद खूबसूरत है। इसकी तस्वीर दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई थी। अगर आप मुझसे ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा, जैसा कि मैं आपको न्यूज क्लिपिंग की पीडीएफ प्रोवाइड करता रहता हूं। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ऊपर मेरा नंबर लिखा है, आप उसमें नाम और शहर का नाम भेज करके मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर। जिला कोरिया की ही बात हो रही है और कोरिया जिला मनरेगा योजना यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, इसमें 100 दिन का रोजगार देने के मामले में राज्य में पहले स्थान पर है। ध्यान रखें, मनरेगा इस योजना का उद्देश्य ही है मांगे जाने पर 100 दिन का रोजगार। इस योजना में कोरिया जो है अभी पहले नंबर पर चल रहा है सितंबर से लेकर के आगे तक की रिपोर्ट के आधार पर। अगला न्यूज कुछ और माइंस को लेकर है। आमा गांव ओपन माइंस यानी खुली खदान और केतकी अंडरग्राउंड माइन यानी कि बंद खदान या अंडरग्राउंड खदान, ये दोनों माइंस का कार्य जो है वो इस साल से शुरू हो रहा है। ये दोनों विश्रामपुर क्षेत्र में पड़ती है और विश्रामपुर आप जानते ही हैं SECL यानी साउथ ईस्ट कोल लिमिटेड का दूसरा मुख्यालय है। पहला तो बिलासपुर है, दूसरा मुख्यालय विश्रामपुर है और उसके अंडर ये दोनों संचालित होगी। कुल 10 लाख टन कोयले का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अगली न्यूज पर बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मक्का द्वीप पर। छत्तीसगढ़ का मक्का द्वीप बनकर के उभरा है हाल फिलहाल में पखांजूर। पखांजूर जिला कांकेर का हिस्सा है और इसके बारे में आपको क्या जानना है? ये जानना है कि यह जगह मक्के के उत्पादन में अभी अग्रणी क्षेत्र बनकर के उभर रहा है, कांकेर भी और मुख्य रूप से पखांजूर भी। पखांजूर की ही अगर मैं बात करूं तो पिछले 12 साल के भीतर 72 गुना रकबा जो है, एरिया जो है मक्के के उत्पादन का वो बढ़ गया है। वर्तमान 39,187 हेक्टेयर में मक्के की उपज हो रही है, ये प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तो आपको ये जानना चाहिए था। यहां मक्का प्रोसेसिंग यूनिट भी जल्द से जल्द लगने वाली है और उसके बाद ये उत्पादन और बढ़ सकेगा। फिर बात करते हैं बस्तरिन माता मंदिर। बस्तरिन माता मंदिर बागबहरा विकास खंड में पड़ता है, जो कि आपको पड़ेगा महासमुंद क्षेत्र में। और इसके बारे में बात करते हुए आप ये जान सकते हैं कि यहां एक पेड़ है जो वट वृक्ष है और 400 साल पुराना है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। सोचिए छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसा पेड़ है जो 400 वर्ष पुराना है। तो अगर आप बागबहरा क्षेत्र के हैं तो आप अगर यहां गए हैं घूमने तो कृपया मुझे तस्वीर भेजिएगा। अगर इस आसपास आप गए हैं तो मैं भी देखना चाहता हूं इस पेड़ की तस्वीर। कहा जाता था कि पहले 1 एकड़ में फैला गया था, फिर आधे एकड़ और फिर अब और सिमट गया है। इस पेड़ को बचाने की मुहिम चल रही है, आप इस न्यूज पर ध्यान रखेंगे। फिर बात करेंगे चंद्रगिरी पहाड़ी। चंद्रगिरी पहाड़ी डोंगरगढ़ में स्थित है। डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी के रूप में उभर रहा है। वैसे तो धर्म नगरी कहने से अलग अलग तरह के बोध आते हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि डोंगरगढ़ अब वास्तविक रूप से छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी बन गया है। कारण मैं आपको समझाता हूं। ये जो पर्वत है चंद्रगिरी पहाड़ी, यहां जैन मंदिर का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ एक जैन संत चंद्र प्रभु जी की 21 फीट ऊंची प्रतिमा भी लगाई जाएगी। इसके लिए राजस्थान से पत्थर लाए जा रहे हैं, लाल पत्थर हो, पीले रंग के बलुआ पत्थर, उनका प्रयोग करके यह बनाया जा रहा है। बेहद खूबसूरत यह निर्मित हो रहा है और उम्मीद करते हैं इस साल तैयार भी हो जाए। इससे पहले आपको डोंगरगढ़ के बारे में तो ये पता ही होगा कि यहाँ बमलेश्वरी माता का मंदिर है पहाड़ी पर स्थित, और आपको यह भी पता होगा कि यही डोंगरगढ़ में प्रज्ञागिरी पहाड़ी भी पड़ती है, जहां गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है, ध्यान मुद्रा में बैठी हुई 30 फीट ऊंची मूर्ति है। लगभग 245 सीढ़ी चढ़ने पर आप उस मूर्ति तक पहुंच पाते हैं। तो ये सब कुछ डोंगरगढ़ में है। आप देखें, हिंदू आस्था का केंद्र भी, बौद्ध आस्था का केंद्र भी, जैन आस्था का केंद्र भी, तो इसे धर्म नगरी क्यों न कहा जाए। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बहुत सारी राज्य के और योजनाएं जो है वो समाहित करके चलाई जा रही हैं। इसी में छत्तीसगढ़ राज्य ने एक योजना शुरू की। योजना का नाम था मोर जमीन मोर मकान योजना। इस योजना के तहत जो घर हैं आवास विहीन लोगों के लिए वो तैयार करके दिए जा रहे थे और उसमें एक्चुअल में फंड की सहायता दी जा रही थी। कुछ धनराशि जो है वो वहन किया जा रहा था राज्य के माध्यम से और कुछ केंद्र के माध्यम से। तो इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ को 3 अवार्ड प्राप्त हुए। मैं तीनों अवार्ड के बारे में बता दूं। पहला अवार्ड छत्तीसगढ़ को मिला बेस्ट
कन्वर्जेंस विथ अदर मिशन, यानी दूसरी योजनाओं के साथ अपनी योजना को मिला करके बेहतर कार्य करने वाला राज्य, इसमें छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर रहा। दूसरा अवार्ड मिला बेस्ट परफॉर्मिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बेस्ट परफॉर्मिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अवार्ड मिला डोंगरगढ़ को। और तीसरा बेस्ट हाउस कंस्ट्रक्शन, अच्छा घर निर्माण के दृष्टि में 3 लोगों को, जिसमें मंजू साहू और मुमताज बेगम धमतरी से और ममता वर्मा को कवर्धा से जो है इनको सम्मानित किया गया। ये सारे सम्मान एक वर्चुअल समारोह में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को मिले। केंद्र सरकार के जो नगरीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, वो हमारे राज्य सरकार के नगरीय विकास मंत्री शिव कुमार डहरिया जी को यह पुरस्कार दिए। इस वर्चुअल सम्मेलन में उपस्थिति नरेंद्र मोदी जी की भी थी और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी। तो ये जो समाचार है ये आज के लिए समाचार रहे, लेकिन एक फैक्ट आपके लिए और बच गया है। क्या आप जानते हैं नए साल का सूरज सबसे पहले छत्तीसगढ़ में कहां उदय होता है? इसका उत्तर है मेरा अपना जिला रायगढ़। रायगढ़ से लगा हुआ एक गांव है कुतरलिया, यहां सबसे पहले सूर्य की किरण पड़ती है नए साल की हमारे प्रदेश में। और अगर हम देश की बात करें, भारत में सबसे पहले सूर्य की किरण पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। इसका कारण यह है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और इस कारण सबसे पहले सूर्य की किरण चामलांग अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। और अगर आप सबसे आखिरी बार सूर्य की किरण कहां पड़ती है सोचे तो गहिरा मोती नाम की जगह जो है जो गुजरात में है, वहां सबसे आखिरी बार नए साल में सूर्य की किरण पड़ी। ऐसा इसलिए होता है कि भारत में टाइम लाइन जो है उसका अंतर है। भारत में अलग अलग पूर्व और पश्चिम के जो राज्य हैं उनमें सूर्य की किरण थोड़े समय के अंतराल में पहुंचती है और कुल ये अंतर जो है समय का अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच वो लगभग 2 घंटे का हो जाता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, सोचा आपको बताता चलूं। तो ये था आज का समाचार। और ध्यान रखें, अगर आपको हैंड रिटन न्यूज चाहिए जिसके बाहर आपके लिए और कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी, तो आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं और महीने के अंत में वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो मुलाकात करेंगे 2 तारीख को और न्यूज के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का।